जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत के पूरे अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया का 77% हिस्सा अपना पानी सीधा बंगाल की खाड़ी में ले जाकर छोड़ता है। सोचिए, 77%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि हमारे देश का ये ड्रेनेज सिस्टम कितना विशाल है और इसका बहाव किस दिशा में है। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की जीवन रेखाओं यानी हमारी महान नदी प्रणालियों के बारे में। सच मानिए, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये वो विशाल प्राकृतिक ताकतें हैं जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इनके बिना इस जमीन की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे अपवाह तंत्र के बेसिक परिचय से, फिर हम चलेंगे हिमालय नदी तंत्र की ओर और उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को समझेंगे। आखिर में नदियों के आर्थिक महत्व और आजकल जो गहराता जल संकट है उसके समाधान पर भी नजर डालेंगे। चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अपवाह तंत्र का परिचय। अब इससे पहले कि हम गहराइयों में उतरें, दो बहुत ही बुनियादी भौगोलिक शब्दों को समझना जरूरी है। पहला है जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। ये वो खास इलाका होता है जहां से कोई नदी अपना पानी इकट्ठा करती है, बिल्कुल एक बड़े कटोरे की तरह। और दूसरा है अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन। जब एक मुख्य नदी और उसकी सारी सहायक नदियां मिल जाती हैं तो वो पूरा का पूरा इलाका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। आगे के सफर के लिए ये फर्क याद रखना बहुत काम आएगा। जलग्रहण क्षेत्र के साइज के हिसाब से बात करें तो भारत के ड्रेनेज बेसिन को 3 साफ कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका इलाका 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र समेत 14 बड़ी नदियां। फिर आते हैं मध्यम नदी द्रोणी, जो 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होते हैं। ऐसी कुल 44 द्रोणियां हैं, जैसे पेरियार नदी। और आखिर में है लघु नदी द्रोणी, जो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम इलाके में बहती हैं और ये ज्यादातर कम बारिश वाले इलाकों में पाई जाती हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम भारत के भूगोल पर उतार कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। उत्तर के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर बीच में विंध्य सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं तक और फिर एकदम नीचे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों तक पानी का ये विशाल नेटवर्क हमारे पूरे उपमहाद्वीप की रगों की तरफ फैला हुआ है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव की ओर, विशाल और भव्य हिमालयी नदी तंत्र। जरा सोच कर देखिए कि आज हम जिन हिमालयी नदियों को देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थीं? बिल्कुल नहीं। इसका इतिहास सच में दिमाग घुमा देने वाला है। करीब 2.4 करोड़ साल पहले यहाँ सिर्फ एक ही विशालकाय नदी बहा करती थी, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता था। फिर भूवैज्ञानिक रूप से लगभग 50 लाख साल पहले कुछ ऐसे जबरदस्त बदलाव हुए कि ये एक विशाल नदी टूट गई और उसी के टूटने से वो आधुनिक हिमालय नदी तंत्र बना जिसे हम आज जानते हैं। और जब हिमालयी नदियों की बात हो तो गंगा का जिक्र तो होना ही है। इसकी यात्रा सच में किसी महाकाव्य जैसी है। ये किसी एक जगह से गंगा बनकर नहीं निकलती। 3,900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख से ये पहले भागीरथी के रूप में जन्म लेती है। फिर नीचे आते हुए देवप्रयाग वो चमत्कारी जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा आपस में गले मिलती हैं और यहीं से इसे इसका नाम मिलता है गंगा। पहाड़ों के बीच एक लंबा घुमावदार सफर तय करने के बाद हरिद्वार में आकर ये शांत और समतल मैदानी इलाकों में कदम रखती है। दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र। इसे अगर प्रकृति की एक उग्र और अनियंत्रित शक्ति कहें तो गलत नहीं होगा। बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाके से बहने के कारण ये अपने साथ इतना सारा पानी और मिट्टी यानी सिल्ट बहाकर लाती है कि इसकी तली पूरी तरह से गाद से भर जाती है। इसी वजह से ये नदी बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है। यही कारण है कि असम में अक्सर भयंकर बाढ़ और किनारों के भारी कटाव जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। चलिए अब पहाड़ों से उतरकर दक्षिण की तरफ चलते हैं और अपने तीसरे हिस्से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां मौसम पर निर्भर करती हैं। बारिश हुई तो पानी, वरना सूख जाती हैं। लेकिन पूरे दक्षिण भारत में कावेरी ही इकलौती ऐसी नदी क्यों है जो सदा नीरा है, मतलब जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है?
इसका राज छिपा है कावेरी की शानदार भौगोलिक लोकेशन में। इसे आप दोहरे मॉनसून का वरदान कह सकते हैं। नदी के ऊपरी हिस्से को दक्षिण पश्चिम मॉनसून से भरपूर पानी मिल जाता है और जब ये नदी नीचे की तरफ बढ़ती है तो वहां इसे उत्तर पूर्व मॉनसून की बारिश का फायदा मिलता है। इस अद्भुत नेचुरल टाइमिंग की वजह से ही कावेरी पूरे साल बहती रहती है, जो प्रायद्वीपीय नदियों में वाकई एक बहुत बड़ा अपवाद है। अगर इन दोनों प्रणालियों की तुलना की जाए तो ये एकदम अलग दुनियाओं की तरह हैं। हिमालयी नदियां जवां हैं, बर्फ पिघलने की वजह से साल भर बहती हैं और ये बहुत तेजी से रास्ता बदलते हुए बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीन और मैच्योर हैं। ये चौड़ी और उथली घाटियों में बड़ी शांति से एक फिक्स रास्ते पर बहती हैं और पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर होती हैं। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, यानी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इन नदियों का क्या महत्व है। इन नदियों की आर्थिक ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हर साल इनमें करीब 1,67,753 करोड़ घन मीटर पानी बहता है। इसका लगभग 33% हिस्सा हम सीधे तौर पर भारी मात्रा में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ खेती ही नहीं, हिमालय, पश्चिमी घाट और मध्य भारत के पठारों की भौगोलिक स्थिति की वजह से देश में इन नदियों से 4.1 करोड़ किलोवाट तक जल विद्युत यानी बिजली पैदा करने की गजब की क्षमता भी मौजूद है। और हाँ, नदियां सिर्फ पानी और बिजली नहीं देती, ये व्यापारिक राजमार्ग भी हैं। भारत के पास लगभग 10,600 किलोमीटर लंबे नेविगेटेबल जलमार्ग हैं। इसमें 2480 किलोमीटर का रूट बड़े स्टीमर्स के लिए, 3920 किलोमीटर देशी नावों के लिए और 4200 किलोमीटर लंबी नहरें हैं जिन पर नावें चलाई जा सकती हैं। यह नेटवर्क हमारी अर्थव्यवस्था की एक बेहद मजबूत कड़ी है। लेकिन हर कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो आइए अपने आखिरी हिस्से, जल संकट और उसके संभावित समाधानों पर बात करते हैं। आज जो हालात हैं वो सच में डराने वाले हैं। इन जीवन रेखाओं पर कई बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। नदियों में लगातार गाद का जमा होना, इंसानी बस्तियों के फैलाव से नदियों के प्राकृतिक रास्तों का सिकुड़ना, पानी के बहाव में आ रहे खतरनाक मौसमी बदलाव और पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच चल रहे तीखे विवाद, इन सब ने मिलकर हमारे पूरे अपवाह तंत्र को गहरे संकट में डाल दिया है। और इन सब में जो सबसे भयानक दुश्मन है वो है प्रदूषण। फैक्ट्स ये बताते हैं कि फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा, बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज, किनारे बने शमशानों की राख और बड़े पैमाने पर होने वाले मूर्ति विसर्जन और सामूहिक स्नान ने नदियों की हालत खस्ता कर दी है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि कई बड़ी नदियों का पानी अब छूने तक के लायक नहीं बचा है। इस विशाल संकट को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी आइडिया सामने रखा गया है, नदियों को आपस में जोड़ना, यानी रिवर इंटरलिंकिंग। कॉन्सेप्ट ये है कि जिन नदियों में अतिरिक्त पानी होता है उन्हें सूखाग्रस्त नदियों से जोड़ दिया जाए। थ्योरी के हिसाब से इससे सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और देश को एक ही समय में आने वाली बाढ़ और सूखे की दोहरी मार से एक साथ छुटकारा मिल सकेगा। साथ ही बिजली और अन्न का उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन ये समाधान हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या नदियों को इस तरह जोड़ना वाकई बाढ़ और सूखे का एक परमानेंट इलाज है, या फिर ऐसा करके हम अनजाने में उस प्राचीन प्राकृतिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसे खुद प्रकृति ने करोड़ों सालों में डिजाइन किया है? इसी एक विचारणीय और अहम सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी इन महान जीवन रेखाओं को समझना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।